कैसे मिजाज है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं ये खुशनसीबी है जी क्यूरेटर्स की कि इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। ये मास्टर्स हैं जी इंग्लिश लिटरेचर में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। करेंटली ही इज़ डूइंग जॉब इन पाकिस्तान नेवी। बड़े ज़बरदस्त स्पीकर हैं, ग्रेट इंटेलेक्चुअल, और बड़ी शानदार गुफ्तगू करते हैं इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज उर्दू लैंग्वेज। सो लेट मी टेक दिस प्रिविलेज टू वेलकम जनाब सुहेल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ और होपफुली आप भी ठीक होंगे और आपके व्यूअर्स भी इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। और आई होप कि वो इस पेंडेमिक में जो है वो एक अच्छी हेल्थ इंजॉय करें और सेफ रहें। आमीन जी, अल्लाह ताला सबको इस पेंडेमिक से जल्द बदेर निकाले। और कैसे लग रहा है इस प्लेटफॉर्म से लोगों से मुखातिब हो गए? अब बहुत अच्छा लग रहा है और यकीनन हर वो प्लेटफॉर्म जहाँ से आपका मैसेज चंद लोगों तक जाता है और लोग की अंडरस्टैंडिंग में उससे इजाफा होता है तो डेफिनेटली वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होती है। सो आई फील गुड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुहेल भाई। सो नाइस ऑफ यू फॉर कमिंग। अच्छा जी, आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम बात करें रियलिज्म, लिबरलिज्म, उसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं जो लोग डिस्कस करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। उन्हीं में जी एक जी। बड़ा अहम टॉपिक है, वो है रिलीजन और सेक्युलरिज्म। तो इससे पहले कि डायरेक्टली हम हम्म, इस बात पे आए कि व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग एक्चुअली, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा अगर इसका हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव हमारे जानने वाले को बताएं कि रिलीजन और सेक्युलरिज्म एग्जैक्टली किस तरीके से और है क्या, और कहाँ से इट इज बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम एंड हाउ इट इज बीइंग गोइंग। बिल्कुल। देखें, जो सेक्युलरिज्म है वो एक ऐसा फिनोमिना है जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है, बहुत ज़्यादा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉमन लेवल पर, बल्कि हमारे यहाँ जो एलीट है उसने भी कभी इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया। उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती है, पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक। एक्चुअली है ये कि जब क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म से डिफरेंट हुई, मतलब उनके जो रास्ते हैं वो अलग अलग हुए, तो उस वक्त सेंट पॉल ने आकर ये कहा कि अब हम जो है वो जो शरीयत का पार्ट है उसे सस्पेंड कर देते हैं और हम सिर्फ एथिकल पार्ट को लेकर आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसी की बुनियाद पर हमारे यहाँ जो है वो जो भी इंटरेक्शन होगा इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से और सोसाइटी का अपने अफराद से, वो इसकी बुनियाद पे होगा। तो ये तो था उसका एक रिलीजियस बैकग्राउंड, क्योंकि जाहिर चर्च जो था वो यूरोप में और बहुत वो स्ट्रिक्टली वो एक्ट करता रहा और उसे गवर्नमेंट भी हासिल थी एज कंपेयर टू द ईस्टर्न सोसाइटीज। यहाँ पर तो कभी ऐसी सिचुएशन पेश नहीं आई कि रिलीजियस डॉक्ट्राइन को जो है वो रूलिंग एलीट का दर्जा हासिल हुआ बहुत ज़्यादा। तो उसकी रिएक्शन में फिर क्या हुआ कि एक एक आइडियोलॉजी आई और वो ये कि क्यों ना हम कानून को इस बुनियाद पर बनाएं और नाफिज करें कि किसी फर्द को उसकी नस्ल, रंग, जबान या मजहब की बुनियाद पर फोकियत ना हो, बल्कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी की बुनियाद पर उसको सोसाइटी में जगह दी जाए। तो ये असल में एक वर्जन था जिसकी बुनियाद पर ये सेकुलर अप्रोच डेवलप होती रही और फिर इसके जैसे जैसे एक नज़रिया सामने आता है तो फिर इसके साथ साथ जो है वो इसके जो इल्मी मदारिज है वो भी तय होते रहते हैं और आज हमारे सामने एक जदीद शक्ल है मौजूद सेकुलरिज्म की। सही। अच्छा, तो इसमें एक बड़ी अहम चीज आपने कही, क्योंकि उमूमन लोगों का ये ख्याल होता है जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो वो मेरा ख्याल है इसको एथीइज्म से रिलेट कर देते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि इट इज अ कंप्लीटली एंटी रिलीजियस थॉट, इजंट इट? ये वाकई ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसे मैं आप हम सब अपने जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें ये क्वेश्चन हम इनकाउंटर कर रहे होते हैं। और द रीजन बिहाइंड दिस अप्रोच इज के अभी तक हमने हर आने वाले नए फिनोमिना को जो हमारे यहाँ किसी तौर पर किसी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की बात करता है, हमने अभी तक उसको ओपननेस के साथ एक्सेप्ट नहीं किया होता है। एथियज्म इज समथिंग वेरी डिफरेंट। एथियज्म जो है वो एक प्योरली फेथ और नॉन बिलीवर्स के दरमियान का एक इशू है
जबकि सेकुलरिज्म जो है वो प्योरली एक सोशल फिनोमिना है, जिसका मकसद जो है वो लेजिस्लेशन को जो है वो नॉन रिलीजियस बेसिस पर और नॉन रेशियल बेसिस पर उसकी उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी लेजिस्लेशन करने का एक प्रोसेस है जो कि सेकुलरिज्म है। जबकि एथियज्म जो है वो आप ये कहें कि ये जो है बेसिकली ये उन लोगों की अप्रोच है जो अभी तक खुदा के मामले में वो अपने इल्म या फलसफे या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बुनियाद पर इस नतीजे में पहुंचे कि कायनात की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, कोई गॉडली एविडेंस नहीं है। तो ये दो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। एथियज्म ने तो कभी दुनिया में ना बतौर पॉलिटिकल फिनोमिना अपने आप को प्रेजेंट किया, ना ही कभी इकोनॉमिक फिनोमिना के तौर पर सामने आया। तो सेकुलरिज्म इज वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन जब हम देखते हैं रिलीजन और सेकुलरिज्म में जो एक खास डिबेट अक्सर चलती है, ये इवन बहुत सारे लोगों को, तो मैं कल ही एक रिसर्च देख रहा था, उसमें उसका टॉपिक था रिलीजन वर्सेस सेकुलरिज्म। तो ये क्या चीज है? क्या ये भी हिस्टोरिक डिबेट है जो स्टिल गोइंग ऑन? ये हमारे यहाँ ये डिबेट है और इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का जो सामने हमारे एक प्रॉब्लम आया, तो हाँ, हमारे यहाँ जो लोग वेस्ट के एक्सपीरियंस से मुतासिर हैं या उन्हें लगता है कि सेकुलरिज्म मसाइल का हल है, तो असल में प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉर्ट आउट ना करने की वजह से ये एक रिएक्शन है हमारी सोसाइटी में। और इसकी वजह ये है कि हमें असल में काउंटर नैरेटिव चाहिए उस नैरेटिव के अगेंस्ट जिसकी बुनियाद पर ये एक्सट्रीम वर्जन हमारे सामने आता है मजहब का। तो हाँ, जबकि सेकुलरिज्म जो यूरोप में आया वो इस बुनियाद पे आया था कि वहाँ रिलीजन बाकायदा एक फोर्स के तौर पर, एक रूलिंग पावर के तौर पर मौजूद था। तो लोग इसीलिए समझते हैं कि शायद जिस तरीके से यूरोप में वो रिलीजन के खिलाफ सेकुलरिज्म आया, तो हमारी सोसाइटी में भी शायद इसका मकसद रिलीजन को काउंटर करना है, जबकि इसका मकसद रिलीजन को काउंटर नहीं करना। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपकी जो पॉलिटिकल बेसिस है वो जो है वो उन बुनियादों पे हो जिसमें आपकी पर्सनल बायसेस शामिल ना हो और आप सोसाइटी को प्रोग्रेसिवली आगे मूव कर सकें। तो इसकी बड़ी वजूहात होती है। बाज़ औक़ात इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशंस भी होती हैं, बाज़ औक़ात इसके पीछे जो है वो आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके यहाँ जब लिटरेसी रेट इम्प्रूव ना हो और आपके यहाँ जब डिबेट एंड डिस्कशन का कलेक्टिवली एक माहौल ना हो, तो उसके नतीजे में चीज़ें फिर बहुत सारी जो है ना वो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में रहती है। जैसे इकबाल ने कहा था कि वी आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और इन अ स्टेट ऑफ स्टेशनरी फॉर द लास्ट 200 years. So this is what we need to understand and this is what we need to address in order to reach to the real and desired objective that we want to draw out of this reality. आपने एक बड़ा अहम लफ्ज इस्तेमाल किया while discussing और describing my question, which is the extremism और the extremist approach जो हमारे रिलीजियस तबका अपनाता है, जिसकी वजह से अगला सवाल मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपसे, and I want you to elaborate this as much as you can, क्योंकि आजकल ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एजुकेशन बड़ी अहमियत की हामिल है सुहेल भाई, और वो किसी भी हवाले से हम बात कर लें, भले वो रिलीजन हो, भले जी वो हमारी स्कूलिंग हो, बट तो एजुकेशन का एक खास रोल है। एक अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि जो अपने आप को मजहबी कहता है, उसके नजदीक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी गुनाह कबीरा है, बहुत माजरत के साथ। लेकिन जो अपने आप को सेकुलर कहता है, उसके नजदीक मदरसा या मस्जिद या इस तरफ जाना, अगर उसके बच्चे को कोई कह दे कि, तो वो बोलता है आप मेरे बच्चे को मौलवी बना रहे हैं। तो ये जो जी इंतहा पसंदी का एक लेवल हमने अनफॉर्चुनेटली फॉर नो रीजन छू लिया है, जो उस तरह पे वो खुद को सेकुलरिज्म कहते हैं, सेकुलरिस्ट कहते हैं, जो इस तरह पे वो खुद को रिलीजियस कहते हैं। हम इसको किस तरीके से, लाइक व्हाट इज दैट एंड हाउ कैन वी बिकम द ब्रिज टू एक्चुअली टेल द पीपल कि यार दिस इज नॉट द केस? क्या राइट कहते राइट राइट। देखिए, अगर आप इंसानों की अकली तारीख का जायजा लें, 2500 साल की तारीख जो फलसफे को हमारे सामने लाई है, जिसकी बुनियाद पर लोगों ने कभी एसेंस की तलाश की, कभी एग्जिस्टेंस की तलाश की, अगर आप उसका जायजा लें तो होता ये है कि हर आदमी असल में हकीकत की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, या हर थॉट
जो हमारे सामने आता है उसकी कोशिश ये होती है कि रियलिटी को तलाश किया जाए। अच्छा, ये रियलिटी प्रेजेंट करने में बाज़ औक़ात कुछ इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। ये ज़ाहिर एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है। जब भी कोई इल्म आएगा, कोई थॉट सामने आएगा, तो ये नहीं हो सकता कि वो हमेशा एक प्लान सरफेस पर काम करे। वो अपने साथ कुछ हिंड्रेंसेस भी लेके आता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी लेके आता है। फिर ये बड़ा मुश्किल होता है इंसानों के लिए कि 2 मुख्तलिफ माइंडसेट किसी एक वैल्यू पर, किसी एक कदर पर मुज्तमे हो जाएँ। तो हाँ, इंसानों की नफ्सियात के लिए भी ये चीज़ जो है वो इतनी जल्दी काबिल कबूल नहीं होती है। अभी आप देखें कि पिछले 60 सालों में जो सेकुलर वर्जन है पूरी दुनिया में, उसने बड़ी परवरिश पाई, बड़ा उसका जो है वो उसकी आवाज़ें उठी और दुनिया में उसकी बुनियाद पर निज़ाम बने, जब हम सेकंड वर्ल्ड वॉर से बाहर निकले। लेकिन आपने देखा कि बहुत ही जल्द इंसान जो दूसरी अप्रोच रखते थे, वो सामने आए और उन्होंने सेकुलर वैल्यूज़ को हिट करना शुरू कर दिया और वो फिर अपने उस थॉट की तरफ जाने शुरू हो गए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का था, यानी कंसंट्रेशन और सेल्फ प्रोटेक्शन। और आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जो रेशियल पॉलिटिक्स इस वक्त अमेरिका में है, फिर आप ये देखिए कि इसके असरात बरतानिया में भी आए, फिर हमारे पड़ोस में इंडिया में भी, खुद हमारे यहाँ भी जो हर दूसरे दिन आप ये सुन रहे होते हैं कि राइट्स और आइडेंटिटी। तो ये होता रहता है, ये इंसान का एक प्रोसेस है, एक इल्मी। हमेशा से कभी भी कोई एक व्यू गालिब नहीं आता और कभी भी कोई 2 व्यूज आपस में बहुत जल्द बैलेंस सिचुएशन इख्तियार नहीं करते, इसके लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है। तो ये एक बड़ा नेचुरल सी चीज़ है, बस हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम जब भी किसी चीज़ को एड्रेस करें तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि डिनायल भी आर्गुमेंट की बुनियाद पर हो और हाँ, एक्सेप्टेंस भी आर्गुमेंट की बुनियाद पर हो। सही बात है। मेरा ख़्याल है बड़ा खूबसूरत आंसर किया है आपने कि आप आपके पास दलील, लॉजिक होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप अगर किसी चीज़ को डिनाय कर रहे हो तो आप उसको अच्छा हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा अजीब मसला है सुहेल भाई, इस पर क्या कहिएगा बिफोर वी एंड टू दिस कि लोग इमोशंस पर बात ज़्यादा करते हैं, लॉजिक पर इतनी ज़्यादा बात हमारे यहाँ होती नहीं है। जैसे अगर आप मिसाल के तौर पर किसी कोई डिनाय करेगा, आप उससे पूछे रीज़न, भई बस मैं नहीं चाहता ये हो, क्या मतलब मैं क्यों आपको इसकी वजह बताऊँ? तो हम रीज़निंग की तरफ भी इतने ख़ास जाते नहीं हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो मुझे समझ में आती है, चूंकि ज़ाहिर मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूँ और फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट भी कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ कि किस तरीके से क्रिटिक हुई है एनलाइटनमेंट के प्रोजेक्ट में। असल में जब ये आया ये एनलाइटनमेंट का सारा प्रोजेक्ट और मॉडर्निटी, तो ये वो वाहिद प्रोजेक्ट था जिसने आकर ये कहा कि भाई इंडिविजुअलिज्म ही दुनिया में प्रिवेल करेगा और नॉलेज वही नॉलेज कंसीडर की जाएगी जो साइंटिफिक हो या जिसको नंबर में मेजर किया जा सके। यानी बाकी तमाम तरह की नॉलेज को आपने उठाकर साइड पे फेंक दिया। उसके नतीजे में फिर एक खास तरह का रवैया पैदा होता है, यानी आप जो है वो कंज्यूमरिज्म की तरफ जाते हैं। आपका मकसद फिर सिर्फ प्रोडक्टिविटी होता है और जब प्रोडक्टिविटी मकसद बन जाए तो फिर ज़ाहिर है इंसान और मशीन में सिर्फ एक बुनियादी सा फ़र्क ये रह जाता है कि मशीन नॉन कॉन्शियस होकर प्रोडक्शन कर रही होती है और इंसान एक कॉन्शियस बीइंग होकर प्रोडक्शन कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि हमें बहरहाल अपनी इस इनलाइटनमेंट के प्रोजेक्ट के साथ साथ हमें एस्थेटिक सेंस को भी डेवलप करना चाहिए, अदब को, फलसफे को, इसको जगह देनी चाहिए। हमारे एजुकेशन का जो पॉलिसी है उसके अंदर हमें इसको रिविजिट करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम जो यूनिवर्सल ट्रेंड्स हैं उसी को लेकर फॉलो करें, बल्कि हम ये देखें कि हमारी सोसाइटी में अगर किसी चीज़ की थर्स्ट पाई जाती है और हमें अपने एथिकल फ्रेम ऑफ वर्क में अगर कोई अमेंडमेंट करनी पड़ती है तो हमें उसके लिए सोसाइटी को तैयार करना चाहिए। इंशाल्लाह फिर वो वक्त आएगा कि लोग जो है वो फिर प्रैक्टिकलिटी और कंज्यूमरिज्म के साथ साथ वो उस सॉफ्ट एस्पेक्ट को भी कंसिडर करेंगे जिसकी बुनियाद पर इंसान बहरहाल इंसान कहलाता है और उसके और जिबिलतों की हुक्मरानी करने वाले जानवरों के दरमियान फ़र्क पैदा होता है। तो क्या बात है! डेफिनेटली हमें काम करना चाहिए। क्या बात है! अल्लाह ताला आपको खुश रखे। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है कि मेरा दिल चाह रहा है कि आप गुफ्तगू करते रहें, क्योंकि ये टॉपिक इतना वास्ट है कि इस पर आप जितना बोलें उतना कम है। आखिर में स्पेशली इन लाइट दिस पर्टिकुलर टॉपिक आप क्या लोगों को पैगाम देना चाहेंगे?
मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा, ज़ाहिर चूँकि ये टॉपिक इतना वाकई इसके अंदर एक ब्रॉडर फिनोमेना है कि हम ज़ाहिर मुख्तसर से वक्त में और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कि जो अभी ज़ाहिर है इसको अभी सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट से ही प्रॉपर वाकिफ ना हो, हम उस डिटेल में तो नहीं डिस्कस कर सके, लेकिन इन दी एंड मैं फिर यही कहूँगा कि हमें लोगों की ज़बानों पर गैर ज़रूरी क़यूद और हुदूद नाफिज करने के बजाय उनके जहन को खुला रहने देना चाहिए और दलील के लिए जगह पैदा करनी चाहिए। और जैसे जैसे हम दलील के लिए जगह पैदा करेंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि फिर इंशाअल्लाह जो है वो एक्सप्लॉयटेशन और गलबे की जो एक गलबे का जो एक माइंडसेट बन गया, हम उससे बाहर निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें किसी को कन्विंस नहीं करना होता है, ना हमें इस एस्पेक्ट से भी बाहर निकल जाना चाहिए। हमारा काम सिर्फ अपना आर्ग्यूमेंट लोगों के सामने प्रेजेंट करना है बस। दिस इज व्हाट वी कैन एंड दिस इज व्हाट वी शुड। और ये लोगों का काम है कि फिर वो उसको किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं और उसको किस तरीके से अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं। तो rather than convincing people, we should present our stance before people. क्या बात है सुहेल भाई, आपका सो नाइस ऑफ यू। और आपको हम जहमत देते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पर कि आप आके लोगों को इसी तरीके से इनलाइटन करते रहें। और ये जो फ्रूटफुल डिस्कशंस हैं इसको सुनने के लिए और इनसे जुड़े रहने के लिए आपने करना सिर्फ इतना सा काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों के साथ शेयर करना है जितना हो सके, ताकि ये जो आप मालूमात से भरपूर वीडियोज हैं या जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। मैं एक बात आखिर में हमेशा से कहता हूँ, इसमें भी कहूँगा कि इल्म वो जबरदस्त दौलत है कि जो जिस कदर खर्च करो उतनी बढ़ती है। तो इसको शेयर कीजिएगा जी लोगों के साथ। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और सुहेल भाई को अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा जरूर बनाइएगा। सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि ना किसी हदीस में ये बात मौजूद है कि आप दुनियावी इल्म हासिल ना करें, और ना कहीं ये लिखा हुआ है कि अगर आप मजहब की तालीम हासिल करेंगे तो आप गलत करेंगे। ज़िंदगी में बैलेंस इख्तियार कीजिए क्योंकि बयान रवी बहुत ज़रूरी होती है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे ट्यून्ड।